हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज आप सभी के लिए एक नया टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। जैसे कि आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी का डेट निकल गया है, आप सभी का एक टेस्ट सीरीज लाया गया है जिसमें कि हमें पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में मात्र आप सभी को अपना स्कोर देखना है कि आप सभी का स्कोर कैसा रह रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि यह 30+ क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे बुक से आप सभी के लिए सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है और अंत में आप सभी को अपना स्कोर देखना है कि 30+ क्वेश्चन में आप सभी का कितना स्कोर रह रहा है। इससे यह पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर रह रहा है और कितना नहीं रह रहा है। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रश्न कैसे रह रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसका प्रश्न दिया गया है और प्रश्न काफी सब इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब प्रश्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर प्रश्न है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। क्या होता है? जब नदी का प्रवाह तेज होता है, या नदी का प्रवाह निर्बल होता है, या समुद्री ज्वार प्रबल होता है, या समुद्री ज्वार निर्भर होता है। तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। गलत या सही ऐसा तो आप सभी को याद ही होगा। अगर गलत या सही अगर याद भी नहीं हो तो गलत या सही इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। इतना समय काफी है आप सभी के लिए क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। तो ये सब तो आप सभी को याद ही होगा। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। या प्रश्न पूछ सकता है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होगा, तो नदी का प्रवाह निर्बल होगा तभी डेल्टा का निर्माण होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है। तो निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो भी राइट आंसर आप सभी को पता हो आप कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। ये सब प्रश्न तो आप सभी को पता ही होगा। इसका राइट आंसर अगर आपने सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान विशालतम रेगिस्तान है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो फिर भी तो आप याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है किसका। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई होप कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है किसका। तो संपूर्ण अंटार्कटिक वृत्त का। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित किस देश के निवासियों के द्वारा सीटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। तो किस देश का निवासियों के द्वारा सीटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। तो यहाँ पर 4 देशों का नाम दिया गया। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर मात्र 3 ही देश का नाम दिया गया, तो नहीं है और इसमें से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। सीटो धर्म का अनुपालन कौन सा देश करता है। तो जापान है जो कि सीटो धर्म का पालन करता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि फील्ड मार्शल रोमेल थे। तो फील्ड मार्शल रोमेल क्या थे। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। क्या ये जर्मन थे, या फ्रांसीसी थे, या अमेरिकन थे, या ब्रिटिश थे। इसका जो भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा आप सब कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। फील्ड मार्शल रोमेल थे, क्या थे? फ्रांसीसी थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आप सभी को बता दें कि ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी दोनों के लिए ये सभी क्वेश्चन है, तो ऐसा ना समझे कि केवल ये एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए भी है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अवस्थित किया गया? तो निम्नलिखित यहाँ पर यह निम्नलिखित नहीं होगा, यहाँ पर होगा यह कि किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अवस्थित किया गया था। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अवस्थित किया गया? अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अवस्थित किया गया। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, क्योंकि आपका एनटीपीसी का एग्जाम काफी नजदीक है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई। तो प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के द्वारा की गई। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 1906 ईस्वी में राजनीतिक संगठन के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करेगा? सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश डैश था। तो सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश डैश था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर डैश डैश था। तो क्या था? इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। और एक मेंडू था। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, और एक मेंडू। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। तो ताजमहल के निर्माण में भारत और डैश डैश देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। तो कौन सा देश का सहयोग है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ताजमहल के निर्माण में भारत और पारसिया यानी अरब देश के विशेषज्ञों का सहयोग रहा। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे बुक से सभी क्वेश्चन को लिया गया है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या कर रहा है कि बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेट की नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न के बीच चलती है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेट की नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न के बीच चलती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। बड़ी लाइन की नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न के बीच चलती है। तो चेन्नई और
लोथन के बीच चलती है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा प्रश्न है, तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर कौन करते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो काफी सिंपल सा प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट सेक्शन में करते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। आइजोल की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, गलत या सही। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है, तो विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी आप तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न तो आप सभी को पता ही होगा। अपना केवल आप सभी को अपना एवरेज देखना है कि आप सभी का एवरेज कैसे रह रहा है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है, तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दें ताकि वो भी इस सेशन में पार्टिसिपेट ले सकें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है। तो यहाँ पर 4 नदी का नाम दिया गया और इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। वो कौन सा नदी है जो कि गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है, तो सोन नदी है जो कि गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो भी राइट आंसर होगा या आप सभी को जो भी इसका आंसर पता होगा आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर करें, गलत या सही। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो कावेरी नदी पर बांधा गया है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि तमिल साहित्य यानी शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो तमिल साहित्य यानी शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, गलत या सही। तभी तो आपका पता चलेगा कि आपका स्कोर कैसे रह रहा है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। तमिल साहित्य यानी शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, तो एंगलो है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका दिया गया है और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आपने इसका आंसर क्या किया है, हमें यहीं पर प्रश्न पे देखना है कि आपने इसका आंसर क्या किया है, गलत किए हैं या सही आंसर किए हैं। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से विकल्प में से कहीं पर भी नहीं होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन या निर्माण अग्नाशय में होता है। इसका अगर यहाँ पर अग्नाशय ऑप्शन में देता तो बिल्कुल राइट आंसर होता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो साइकस है जो कि जीवित और जीवाश्म कहलाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर 4 गैसों का नाम दिया गया और इसमें से आप सभी को जो भी राइट आंसर हो, गलत या सही, कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो ये भी प्रश्न तो याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि घड़ी में होती है। तो घड़ी में क्या होती है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। घड़ी में होती है तो क्या होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न आपके सामने है और इसका ऑप्शन भी आपके सामने है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। गलत या सही इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश जरूर करें। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन होगा। यहाँ पर अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ओ पॉजिटिव वाले मनुष्य जो कि सर्वदाता रक्त वाले होते हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है। तो मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो भी राइट आंसर हो, गलत या सही, जो भी आप सभी को इसका आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है। तो पित्ताशय में बनता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करेगा, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह सबसे अधिक आंत को प्रभावित करता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद करें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनटीपीसी एग्जाम और एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंखों में जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो यहाँ पर 4 विकल्प इसका दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर प्रश्न आप देख ले, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न स्क्रॉल कर रहे हैं तो आगे जा रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है। तो प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ कि आंखों में दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो आप ऑप्शन देखकर इसका आंसर जरूर करें। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट, क्योंकि उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न क्या था कि आंखों में दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक छोटा होने के कारण भी। फिर इसका बी नंबर ऑप्शन था कि नेत्र की फोकस दूरी अधिक होने के कारण भी। और इसका सी नंबर ऑप्शन ये था कि प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना, इसके कारण भी। यानी तीनों के कारण आंखों के दूरदृष्टि की बीमारी पकड़ता है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग जा सकता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और प्रश्न क्या कर रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग जा सकता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हृदय। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो एंट अमीना इसका उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से शीतरिक्त प्राणी कौन है? तो शीतरिक्त प्राणी कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कौन सा प्राणी है जो शीतरिक्त प्राणी है? तो छिपकली है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं और इसका डी नंबर ऑप्शन भी किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, क्योंकि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान होती है, जिसे आप स्टेपिज के नाम से भी जाना जाता है। तो कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, जिसे आप स्टेपिज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी रहती है? तो यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिया गया और काफी वीवीआई प्रश्न है। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो ट्यूबलाइट में अगर आपने इसका आंसर तो हमें देखने से कोई नहीं होगा, क्योंकि ट्यूबलाइट में आर्गन, कसियन, नियॉन और क्रिस्टल युक्त गैस भरा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, जो यहाँ पर मार्करी,
वाष्प और आर्गन दे रहा है, तो यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, तो यह राइट बता रहा है। मगर हमें देखने से आर्गन, कसियन, नियॉन और क्रिस्टन युक्त गैस भरे जाते हैं। आपको देखने से इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु, तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरह होगा। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है? तो प्लेडियम है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है तो कौन सा पदार्थ है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। वह कौन सा पदार्थ है जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। तो चलिए देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। और प्रश्न आप सभी को बता दें कि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो प्रश्न मैं बोल दूंगा, ऑप्शन भी बोल दूंगा, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना है, क्योंकि यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है? तो निम्नलिखित यहाँ पर किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है, यानी शुगर का रोग होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प है, और तो आपको विकल्प तो नहीं दिख रहा होगा, मैं विकल्प आप सभी को बोल रहा हूँ। एक में दिया है कि फेफड़ा, यानी ए में दिया है फेफड़ा, बी में दिया है तिल्ली, और सी में दिया है विक्र, और डी में दिया है अग्नाशय। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में करते हैं। ऑप्शन बोल दे रहा हूं कि ए में फेफड़ा, बी में दिया है तिल्ली, सी में दिया है विक्र, और डी में दिया है अग्नाशय। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, जो कि अग्नाशय है, जो कि मधुमेह रोग के कारण सबसे पहले कार्य नहीं करता। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। ये रहा आप सभी का 35+ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो इसमें से आप सभी को तो पहले से पता ही होगा, काफ़ी क्वेश्चन आप सभी को पहले से पता होगा। तो यह वीडियो लाने का यही मकसद है कि आप सभी का टेस्ट सीरीज की तरह यह वीडियो लाया गया है कि आप सभी को पता चले कि कितना आप सभी का क्वेश्चन इसमें से आप सभी को पता है और कितना हल कर पाते हैं। जैसे कि आंसर देते ही आप सभी को पता चल जाता होगा कि यह क्वेश्चन हमें याद है और यह क्वेश्चन नहीं याद है। तो इसीलिए मेरा मकसद यही था कि इसका टेस्ट सीरीज लाया जाए। जिस तरह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होता है या ऑनलाइन होता है, इसी तरह यूट्यूब पर भी एक टेस्ट सीरीज लाया जाए, जिससे कि आप सभी को बहुत सारा क्वेश्चन लाया जाए और उसमें से आप सभी को आंसर बताना है। तो पर डे इसी तरह आप सभी का टेस्ट सीरीज आएगा, तो आप पर डे इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। और आप सभी को ये बताना है कि 35 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना क्वेश्चन आप सबने हल कर दिया और कितना क्वेश्चन हल नहीं हो पाया। तो आप सभी को जरूर कमेंट सेक्शन में और जरूर बताएं कि 35 क्वेश्चन में आप सभी को पहले से कितना क्वेश्चन पता था और कितना हल कर पाए और कितना नहीं हल कर पाए। और आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रश्न में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें जहाँ तक हो हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। और ऐसा ही एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले वीडियो देखने के लिए, टेस्ट सीरीज देने के लिए, आपके एग्जाम तक यह टेस्ट सीरीज चलेगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।